स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में आपका। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, एंड पढ़ा था व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वर्ड और सेंटेंस और उसके टाइप्स। ठीक है, तो बच्चों प्रायः जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जितने भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा प्रेडिकेट होता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो देखिए बच्चों, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने। राम इज गोइंग टू मार्केट। हमने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। तो देखिए जो जिसके विषय में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में। ठीक है, तो राम के विषय में बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर या कोई पक्षी का नाम हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है। ठीक है, या कोई वस्तु हो सकती है। यही चार चीजें आएंगी। या तो हम किसी आदमी के बारे में कहेंगे, या किसी स्थान के बारे में बताएंगे, या किसी वस्तु के बारे में बताएंगे, या किसी जानवर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार ही चीजें हो सकती है। ठीक है, अब बाकी जो बचा पार्ट सब्जेक्ट के अलावा इसका मतलब हुआ प्रेडिकेट। क्या मतलब हो गया? प्रेडिकेट। तो देखिए बच्चों सॉरी, प्रेडिकेट क्या होता है? जो कुछ भी आपको सब्जेक्ट के विषय में बोल रहा है, कुछ कह रहा है। ठीक है, कुछ भी, वो सब क्या है? पूरा आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में ये कुछ कह रहा है ना कि राम क्या कर रहा है, राम जा रहा है कि खा रहा है कि कहां, तो ये बता रहा है कि मार्केट जा रहा है। किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है। कौन जा रहा है? राम। तो राम सब्जेक्ट हुआ, और ये जो बचा हुआ है ये प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब आपके मन में उठता होगा कि सर अभी बताए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो तो अलग था। वो चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, मतलब जो भी हम कुछ बोलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं चार प्रकार के। और ये कोई भी सेंटेंस है तो उसका जो है पार्ट्स होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। समझ में आया बच्चों? नोट करिए। अब बच्चों देखो, यहाँ पे तो आपको क्लियर है, यहाँ पे आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट राम है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ये सब्जेक्ट पहले नहीं लिखा रहता। ठीक है, ये सब्जेक्ट पहले नहीं लिखा रहता, तो उसमें बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सब्जेक्ट इसमें कहाँ है। उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपको, ठीक है, मैंने लिखा हियर कम्स द डॉक्टर। मैंने क्या लिखा? हियर कम्स द डॉक्टर। अब इसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, हो रही कि नहीं हो रही? ज्यादातर पहले लिखा रहता है। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है? हियर कम्स द डॉक्टर, मतलब यहाँ डॉक्टर आते हैं, यहाँ डॉक्टर आते हैं।
हियर मीन्स यहाँ कम्स माने आते हैं, यहाँ डॉक्टर आते हैं। अब आप ये बताओ किसके विषय में बात हो रही है? डॉक्टर के विषय में। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जिसके विषय में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट होता है। तो अभी हम डॉक्टर के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया था बच्चों, तो मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाया था कि नहीं? इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उसी का एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे सिट डाउन, मैंने क्या बोला? सिट डाउन। तो इसमें तो कहीं सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा ना। अब इसमें तो और दिक्कत हो रही भाई, सिट डाउन, अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? तो आपको ध्यान देना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है यू। क्या होता है? यू। ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और अगर आपसे सब्जेक्ट कोई पूछे सब्जेक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? यू। अब आपका प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि यू क्यों हो रहा भाई? चलो आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आप दवाई ले आओ, तो मैं आपको तो ही इशारा करूंगा, आपको ही तो इशारा करूंगा कि दवाई ले आओ। जैसे मैंने कहा बैठ जाओ, तो मैं तुमको ही तो इशारा करूंगा, है कि नहीं? जो चीज मेरे सामने है उसी को तो मैं कहूंगा, है कि नहीं? बैठ जाओ, दवा ले आओ, पढ़ना स्टार्ट करो, है कि नहीं? तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या होता है? यू। ठीक है, यहां से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आपका जो मैटर था वो मैंने क्लियर कर दिया। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गई बच्चों, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इस तरह के बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश टॉपिक के, इन्हें क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है सिट डाउन, उसमें आपका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ठीक है, तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे उसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, और यू छिपा होता है। जैसे कि मैं आपको जो है कहता हूं कि भोजन ले लो, पढ़ना स्टार्ट करो, पानी ले आओ, तो जब आप मेरे सामने रहोगे तभी तो मैं आपको कहूंगा, है ना? यानी आपको कह रहा हूं, आपको मतलब यू। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग को बैठा लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है और वो क्या होता है? यू होता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरा पढ़ाया आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरह की अच्छे से अच्छे वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो देखिए अब दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, उसमें इंग्लिश में फ्रेज। क्या पढ़ते हैं? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? जैसे अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे थे, सेंटेंस में पढ़ रहे थे कि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसका मीनिंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका मीनिंग है, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल देके समझा रहा हूं। जैसे मैं आपको लिख दूं इन द कॉर्नर, क्या लिख दिया? इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं? बोलो। देखो, क्योंकि एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड्स है, तो ग्रुप का मतलब दो या दो से अधिक वर्ड्स। तो इसमें देखो दो से ज्यादा है, तो ये सेंटेंस है कि नहीं है? ये सेंटेंस नहीं है। बहुत अच्छे, क्योंकि इसका पूरा पूरा मीनिंग नहीं है, ये कोई कंप्लीट सेंस थोड़ी दे रहा है। इन द कॉर्नर मतलब किनारे में,
किनारे में क्या भाई, किनारे में कोई बैठा है कि किनारे में कोई खा रहा है, किनारे में कोई खड़ा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा, इनकम्प्लीट है ना। अब देखो रोहन इज सिटिंग इन द कॉर्नर। देखो रोहन इज सिटिंग इन द कॉर्नर। अब ये जो आपका फ्रेज था बच्चों, ये जो आपका फ्रेज था, ये इसमें लग गया तो पूरा देने लगा ना मीनिंग, पूरा सेंस देने लगा। इन द कॉर्नर मतलब रोहन किनारे में बैठा है, तो ये तो आपका सेंटेंस हो गया। तो कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, फ्रेज की डेफिनेशन हम बता रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम फ्रेज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has sense but not complete sense, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का जो समूह है, ये देखो शब्दों का समूह है ना ये, दैट हैज सेंस मतलब है, इसका कोई मतलब कोने में, इसका क्या मतलब हो रहा है? कोने में या किनारे में, ठीक है, किनारे। लेकिन पूरा मतलब नहीं आ रहा है। जब ये अपने और भी शब्दों के साथ मिला तब इसने पूरा दिया, रोहन इज सिटिंग इन द कॉर्नर, तो ये पूरा सेंटेंस है। ये क्या है? पूरा ये आपका पूरा सेंटेंस है। और इन द कॉर्नर क्या है? फ्रेज। क्या है? फ्रेज। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है आपको? फ्रेज क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब हम दोस्तों इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, क्लॉज। क्या होता है? क्लॉज। इसको हम पढ़ते हैं क्लॉज। इसको हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य, ठीक है। क्लॉज समझिएगा, द किंग was a man, the king was a man who has kind in nature, ठीक है। Who had kind in nature। अब देखिए समझिएगा, इसमें जो है ये आपका क्लोज है। ये आपका क्या है? क्लोज। अब देखिए क्लोज होता क्या है। अभी तक हम पढ़ रहे थे, इसके पहले फ्रेज पढ़े, तो बच्चों फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं था। इसमें क्या है? देखो सब्जेक्ट हु मतलब जो, ठीक है, जो, और काइंड इन नेचर ये आपका वर्ब है ना। देखो वर्ब, हु हैज काइंड इन नेचर मतलब उसका जो है नेचर कैसा था? काइंड था, ठीक है। इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा इसका मतलब नहीं दे रहा है। इससे पता चल रहा है क्या?
जैसे हम केवल इतना लिख दें हु हैज काइंड इन नेचर, हम केवल लिख दें हु हैज काइंड इन नेचर। दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में, हैज की जगह हैड होगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाया है इसको जो है। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ वाज है, पास्ट टेंस की बात हो रही ना, पास्ट टेंस की बात हो रही वाज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैड। ठीक है, हु हैड, हैज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। ठीक, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, माफ करिएगा दोस्तों। अब देखिए इसका केवल मतलब आप बता सकते हैं हु हैड काइंड किंग, काइंड, हु हैड काइंड इन नेचर, नेचर मतलब स्वभाव। ठीक है, जो दयालु था कहे में स्वभाव में, जो स्वभाव में दयालु था। इसका पूरा मतलब कहाँ आ रहा है कि नहीं? जो स्वभाव में दयालु था। कौन भैया? कौन? शुभम था कि कौन था कि राजा था कि रानी थी, कौन था? नेचर में जो स्वभाव था उसका, जो दयालु था, कौन था? इससे कुछ पता चल रहा है क्या? जब तक ये ना लग जाए आपका ये वाला जब तक ना लग जाए तब तक क्लियर हो रहा है क्या? नहीं क्लियर हो रहा ना, तो इसीलिए इसको कहा गया क्लॉज, उपवाक्य। वाक्य का अगला पार्ट उपवाक्य, जिसका पूरा अर्थ ना हो, इसका पूरा अर्थ ना हो, बट सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। ठीक है, ये पूरा दे रहा है क्या? पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोज। ठीक है, क्लोज। अब क्लोज कई प्रकार की होती हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, ऑर्डिनेटिंग क्लोज और कई प्रकार। तो अभी हम चूंकि थोड़ा सा इनिशियल आपका बेस जो है वो मजबूत कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ा पढ़ा के फिर आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लीजिए, ये क्लियर है मैटर? हाँ, तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जिससे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर जाती तो बहुत परेशानी करना पड़ता सामने उसको। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंग्लिश भाषा की रीढ़ की हड्डी है, उसको आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ाऊंगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। देखो हमने लिखा कि रेखा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, रेखा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब देखो बच्चों, ये रेखा कोई नाम है कि नहीं? yes. कोई नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। ठीक है, इज क्या हो जाएगा आपका? इज हो जाएगा वर्ब। ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल। ये क्या है? वेरी, ये वेरी एडवर्ब है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और गर्ल ये भी नाम है लड़की, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन। कहने का मतलब हमने एक सेंटेंस लिखा तो उसमें जो वर्ड्स थे, वर्ड्स जैसे रेखा वर्ड्स, फिर इज वर्ड्स, फिर वेरी वर्ड्स, फिर ब्यूटीफुल, फिर गर्ल, और ए भी वर्ड्स है क्योंकि ये माने एक होता है। ठीक है, हमने हालांकि बताया था कि वर्ड्स जो आपको 2 या 2 से अधिक लेटर होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन, जो नियम को फॉलो नहीं करते। जैसे आई माने मैं,
तो वो भी एक वर्ड्स है तो सिंगल लेटर, आई मतलब मैं, लेकिन वो वर्ड्स है क्योंकि उसका मीनिंग है। इसी तरह ए भी एक आपका वर्ड्स है। आप ये नहीं कह सकते सर इसमें तो एक है। अब आप वर्ड्स की जब डेफिनेशन लिखवा रहे थे तो आप कह रहे थे कि 2 आर मोर देन 2 लेटर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक। ठीक है, इसमें हर एक वर्ड्स कुछ ना कुछ है कि नहीं है। देखो जैसे रेखा एक नाउन है। अब ये जो विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है ना कि लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। अब कितना ब्यूटीफुल है, वो कम है कि बहुत ज्यादा है, तो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो देखो इस लड़की की विशेषता ये बता रहा है और इसकी विशेषता ये बता रहा है कि सुंदर तो है, बहुत की कम। ठीक है, अब ये है तो ये बच्चों जो वर्ड्स होते हैं ये कोई ना कोई अपना रूप लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कुछ भी हम बोलते हैं इंग्लिश भाषा में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अंग होता है। कोई भी चीज बोलो आप, एंड बोल दो कंजंक्शन हो जाएगा, है ना, सब चीजें। तो इसी तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन, a part of speech, a parts of speech is just the name, a parts of speech is the just name given to a word, name given to a word, given to a word based on the function based on the function that it performs in a sentence। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जस्ट नेम, केवल एक नाम है। किसका नाम है, जो आपने वर्ड लिखा है उसी का नाम है। बात समझ में आ रही है, ये वर्ड है ना, इनको आपने कोई नाम दिया है, किसी को नाउन दिया है, किसी को एडजेक्टिव दिया, किसी को वर्ब दिया, किसी को प्रीपोजिशन दिया। ठीक है ना, तो गिवन टू ए वर्ड नेम आपने दिया है। देखो नेम गिवन टू ए वर्ड, किसको दिया, वर्ड को। किस आधार पे दिया, बेस्ड ऑन द फंक्शन, मतलब वो कौन सा कार्य कर रहा है, वो गुण बता रहा है, अवगुण बता रहा है, वो किसी का नाम बता रहा है। ठीक है, फंक्शन दैट इट परफॉर्म इन अ सेंटेंस। अब देखो बेटा इसको समझ लो, दैट फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जो भूमिका निभा रहा है वो उसी के हिसाब से उसको नाम दे दोगे। ठीक है, क्यों, अब ये क्या बात हुई भाई कि कोई चीज कहीं वर्ब है तो कोई दूसरा भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे बच्चों, जैसे आई मे रन, देखो आई मे का रन, मैं एक रन बनाता हूं, आई मेक अ रन, मैं एक रन बनाता हूं। अब इसको देखो, डॉग रन्स बिहाइंड द कैट। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि देखो जो इसने लिखा दैट इट परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के आधार पर जैसा वो कार्य कर रहा है वैसा आप दोगे नाम उसको। देखो बच्चों यहाँ पे रन, आई मेक अ रन, ठीक है, तो यहाँ पे रन जो है एक नाउन का काम कर रहा है। आप एक रन बनाते हो, क्रिकेट खेलते हो ना, तो ये क्या है आपका नाउन, समझ पा रहे हो। और यहाँ डॉग रन्स बिहाइंड द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है, तो यहाँ पे रन्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा
वर्ब, और यहाँ पे क्या था, नाउन। मतलब एक ही वर्ड है, अलग अलग जगह पे वो जब अलग अलग परफॉर्म करता है तो उसको कहीं वर्ब कह देते हैं, कहीं क्या कह देते हैं, नाउन। इस सेंटेंस का मतलब यही है कि दैट इट परफॉर्म्स इन सेंटेंस, सेंटेंस में वो कैसा कार्य कर रहा है, काहे की भूमिका निभा रहा है, उसको उसी प्रकार से नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, तो लिख लीजिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में वर्ड का जो कार्य होता है उसी के हिसाब से उसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो बदलते रहते हैं वर्ड्स के। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 types of parts of speech। तो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला देखो, पहला होता है नाउन, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवा कंजंक्शन, सातवां प्रीपोजिशन, अथवा इंटरजेक्शन। तो आपके 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग हम पढ़ेंगे, पहले नाउन पढ़ेंगे फिर उसके बाद लगातार पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।